नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको अब कोर्ट में पेश किया गया है। 2 आतंकियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और 2 आतंकी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 8 दिन की रिमांड पर ये सभी आतंकी पहले से थे और पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है। हिंदू संगठन के नेता के कत्ल का प्लान बनाया था, साजिश रची गई थी। इन आतंकियों ने यह साजिश रची थी और इनके मंसूबों पर सोनीपत की पुलिस ने पानी फेर दिया। और अब इन आतंकियों की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद इन सभी आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें से 2 आतंकी को रिमांड पर भेजा गया है और 2 आतंकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा भी हुआ है। हिंदू संगठन के नेता के कत्ल की प्लानिंग की गई थी, जो इन आतंकियों ने रची थी। हालांकि सोनीपत पुलिस के को आज कोर्ट में पेश किया गया था और इनमें से 2 आरोपियों का 4 दिन का दोबारा से रिमांड लिया गया है। 2 आरोपियों को हम जुडिशियल भेज रहे हैं। क्या नाम है? आरोपी सागर और सुनील का 4 दिन का दोबारा से रिमांड लिया गया है। बाकी दोनों आरोपियों को जेल भेज रहे हैं। सर, 7 दिन के रिमांड में क्या इन्होंने बताया है? क्या सागर ने मुख्य क्या वो बनाई थी इसमें? अभी तक ये पता चला है कि इनको पंजाब में कुछ किलिंग, टारगेट किलिंग्स के कुछ दिए थे निर्देश, कुछ फोटो वगैरह उपलब्ध कराए थे, जिनमें से एक शिवसेना का कोई नेता है और एक कोई ट्रैवल एजेंट है मोहाली में, और एक हत्या इसके अलावा एक सरपंच की ये कर चुके थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम सोनीपत से, जहां जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे उनको कोर्ट में पेश किया गया। उनकी 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जिनमें से 2 आतंकियों को 4 दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया गया है और 2 आतंकियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा भी हुआ है। इन आतंकियों ने कबूला कि एक हिंदू संगठन के बड़े नेता की कत्ल की प्लानिंग की गई थी। हालांकि सोनीपत पुलिस ने इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो सोनीपत से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। 2 आतंकी को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और 2 आतंकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले आशंका जताई जा रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं लाजपत। उनसे हम समझना चाहेंगे, लाजपत, जो आज कार्रवाई हुई है कोर्ट परिसर में, 2 आतंकियों को फिर से 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्या कुछ और अपडेट है इसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए, जो 4 दिन का आतंकवादियों का जो रिमांड लिया गया है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी चैन के नजदीक है प्रशासन, क्योंकि आपको बता दें सोनीपत में जब 4 आतंकवादी मिले उसके बाद प्रशासन अपनी पैनी नजर करते हुए नजर आ रहा है और पंजाब तक जो खगाला गया है और जो अभी जो दो को जेल के अंदर भेजा गया है और 2 की अभी जो है पूछताछ जारी है, 4 दिन का रिमांड लिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन कोई चैन के नजदीक है, क्योंकि आतंकवादी जो खालिस्तानी के साथ जो मिले हैं और जिनकी पाकिस्तान से बातचीत थी और जो फंडिंग थी वो कनाडा से थी, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है और लगातार चुनौती का सामना करते हुए अब जो है 2 लोगों की जो है रिमांड पर लिया गया है। उस रिमांड में अभी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई बड़ा और भी खुलासा हो सकता है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक, लाजपत, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जिस पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंदू संगठन के बड़े नेता की कत्ल की प्लानिंग थी, क्या इस नाम के बारे में कोई खुलासा हुआ है? पुलिस ने किसी तरह का कोई संकेत दिया है? जी बिल्कुल, देखिए, जिसका कत्ल करना था वो बात जरूर खुल के आई है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो कानून का दायरा है उसको सीमित रखना है, क्योंकि जिसकी हत्या करने का मामला सामने आ रहा था उसकी भी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी बनती है और ऐसे में नाम खुलासा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो है इसमें काफी लोग शामिल हैं जो कि इसमें आतंकवादियों के साथ शामिल जो युवा हैं उन पर कहीं ना कहीं पैनी नजर है और उनके नजदीक जाने का प्रयास है, ताकि जल्द से जल्द इस पर मामले पर जो और भी कोई जो युवा हैं
उन पर जो जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 लोगों की जो हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है, 4 दिन का रिमांड है, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला खुलकर आ सकता है। जी ठीक लाजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सोनीपत से हम आप तक खबर पहुंचा रहे थे, जहां 4 आतंकियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है और जिनमें से 4 आतंकियों जिनको कोर्ट में पेश किया गया था उनमें से 2 को वापस रिमांड पर भेज दिया गया है और 2 को न्यायिक हिरासत में। बढ़ते हैं आगे। साइबर सिटी गुरुग्राम ट्रिपल मर्डर के गूंज से गूंज उठा और एक सीएनजी पंप के 3 कर्मचारियों को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 4 दिनों में दूसरी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल मर्डर से दहला गुरुग्राम। पेट्रोल पंप पर खून का सैलाब, चाकू से गोदकर हत्या की वारदात। सीसीटीवी बंद, हत्यारों के हौसले बुलंद। हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए बनी चुनौती। हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम सोमवार अल सुबह ट्रिपल मर्डर की वारदात से दहल उठा। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों की देर रात 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पहले पंप पर निगरानी में लगे सीसीटीवी भी बंद कर दिए और फिर दिल दहला देने वाली हत्या का खूनी खेल खेला। हत्या की वारदात को बदमाशों ने पहले ही अंजाम दे दिया था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब खून से लथपथ घायल शख्स भागते हुए पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बिना जुबान खोले ही जमीन पर धड़ाम हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मची और पुलिस को खबर दी गई। इसके बाद खुलासा हुआ कि पड़ोस वाले सीएनजी पंप के कैबिन में 2 और लाशें पड़ी है। ट्रिपल मर्डर का एंगल सामने आते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सीएनजी पंप के मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार और फिलर नरेश कुमार की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इन तीनों के शरीर पर एक बार नहीं, कई बार चाकू से वार किया गया। हमारी कंपनी से फोन गया था, हम कमरे पे थे। फोन गया कि कुछ हो गया है। हमने उसको फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया। हम समझ गए कुछ बात है, वो फोन नहीं उठाया। हम सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो भाई उधर पड़ा था पल्ले पर पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल हमने पुलिस वालों से बोला कि भाई ये मेरा दिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि तुम पीछे जाओ। ट्रिपल मर्डर से दहले गुरुग्राम में पुलिस के लिए चुनौती तब और ज्यादा बढ़ गई जब पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी को बंद कर दिया गया और सुनियोजित तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हत्या आपसी रंजिश की है। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे और आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी सीएनजी पंप पे मिली है। तीसरा लड़का है वो भी यही काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। पुलिस के हाथ मौके से ना तो कोई हथियार लगा और ना ही कोई फुटेज। पुलिस के हाथ ट्रिपल मर्डर के मामले में खाली है। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और बड़ा चैलेंज है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के लिए भी, क्योंकि नई पुलिस कमिश्नर के साइबर सिटी की कमान संभाले अभी करीब 10 दिन ही हुए हैं और इन 10 दिनों के भीतर पटौदी में 2 सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तो वहीं बीते शनिवार को बाबूपुर के सरपंच को उसके ही घर में घुसकर गोली मारी गई थी। ऐसे में अब इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री ने पूरे गुरुग्राम का दिल दहला दिया और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि अब कानून के हाथ लंबे दिखाई देने की बजाय शायद उलझे हुए दिख रहे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए शिवानी लोहिया की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता हमारी जुड़ गई हैं शिवानी लोहिया। हम उनसे समझना चाहेंगे, शिवानी, पुलिस के हाथ क्या अब तक कोई सुराग लगा है? बिल्कुल विवेक, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो घटना है वो सुबह 3 बजे की है
और फिलहाल अब तक जो है पुलिस के हाथ यहाँ बिल्कुल खाली जो है दिखाई दे रही है। निहत्थे यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है। गुरुग्राम प्रशासन जो है जिस तरीके से तकरीबन 3 दिनों के अंदर 5 मौत, मतलब 5 ऐसे हमले हो जाना, पहले 2 व्यक्तियों के ऊपर जो पूर्व पार्षद थे उनके ऊपर और एक उनके भाई के ऊपर हमला हुआ, गोलियां दागी गई, उसमें जो है दोनों जो है वो मृतक घोषित कर दिए गए। फिर उसके बाद बाबूपुर गांव में एक सरपंच के ऊपर जो है गोलियां दागी गई, बदमाश वहां भी आए, वहां पर भी जो है अज्ञात बदमाश ही वहां पर आए, कुछ पता नहीं था कि कौन है। और आज की जो घटना है ट्रिपल मर्डर की, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है विवेक, वो शासन और प्रशासन के ऊपर बन गया है। जिस तरीके से शासन और प्रशासन यहाँ पर निहत्थे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह 3 बजे जो है इतनी मतलब शातिरता के साथ यहाँ पर इस वारदात को जो विवेक अंजाम दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी जो है वो गुरुग्राम प्रशासन के ऊपर दिखाई दे रही है विवेक। ठीक शिवानी, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जो पिछले अगर 10 दिनों की हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कई ऐसे मामले सामने आए। अभी आपने भी जिक्र किया कि 2 भाइयों की दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है और इसके बाद में एक सरपंच को उसके घर में घुसकर गोली उसके ऊपर बरसा दी जाती है। ऐसे में ये सुनियोजित मर्डर जो गुरुग्राम में किया गया है, सीसीटीवी फुटेज पहले बंद किए जाते हैं। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी उसके हाथ कोई सबूत लगा, किसी तरह का कोई फिंगरप्रिंट, कोई भी ऐसा छोटा सबूत, कोई ऐसा क्लू जिसके जरिए पुलिस शायद पहुंच सके आरोपियों तक। बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये एक सच में एक बहुत बड़ी गुत्थी जो है वो गुरुग्राम पुलिस के लिए हो गई है। सुबह के 2:47 का मतलब कि 45 से लेके 49 तक का ये पूरा 4 मिनट के अंदर जो है पूरी वारदात को जो है जो अज्ञात हमलावर था, जो भी वो व्यक्ति था, जो भी वो शातिर बदमाश था, उसने केवल और केवल 4 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया है। सबसे पहले एक अहम बात इसके अंदर ये आती है कि उस शातिर बदमाश ने सबसे पहले जो यहाँ पर सीएनजी पंप था उसकी जो मेन लाइट्स थी, जो पावर पॉइंट्स थे, उनको बंद किया। एमसील उसने सबसे पहले आकर गिराई। उसके बाद जो है पूरे पंप में जो है वो अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद उसने सबसे पहले जो कैबिन में बैठे, जो मैनेजर के कैबिन में बैठे, एक उस समय रात का समय था, 3 लोगों की वहां पर ड्यूटी थी, 2 जो थे वो पंप पर तैनात थे और एक जो था वो मैनेजर जो है वो वहां पर मौजूद था। 3 लोग कुल जो है मैनेजर समेत वहां पर उनकी ड्यूटी थी। हालांकि उस समय जो है एक और जो कर्मचारी है वो भी मैनेजर के पास वहां पर बैठा हुआ था और लाइट चले जाती है। लाइट चले जाने के बाद वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं और उसके तुरंत बाद जो है 4 मिनट की ये पूरी घटना है। सबसे बड़ी बात है कि 4 मिनट के अंदर ये पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। मैनेजर को जो है उसी के कैबिन में जाकर मारा जाता है। उस कैबिन में मौजूद जो कर्मचारी है उसको भी बेदर्दी से जो है वो मारा जाता है। हर खबर के पास सभी जो तस्वीरें हैं उसके बाद की कि किस तरीके से लाइट्स बंद हुई और उसके बाद जब लाइट्स पुलिस ने वहां पर आकर जलाई कि किस तरीके से वहां जो मृतक था, वो जो 2 मृतक थे वो वहां पर किस अवस्था में थे, संदिग्ध परिस्थिति में वहां पर भी पाए गए। और वही बात करूं जो तीसरा जो कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पे था, उस टाइम हुआ कुछ इस तरीके से था कि माफ कीजिएगा सीएनजी पंप पर वो तैनात था। वहां पर उसके ऊपर भी उसी अंधेरे में जो है वो पहले मैनेजर को मारा गया, उसके साथी को वहां पर मारा गया। उसके बाद वो बाहर आता है और उसने जो है वही जो घटना है वो उसने उस कर्मचारी के साथ की। लेकिन कर्मचारी जो है वो वहां से भागता हुआ पड़ोस वाले, बिल्कुल वहां पर मैं आपको बताऊंगी जड़ पे ही एक भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है वो वहां पर है, वो भागकर वहां पहुंचा। वो वहां पर भागकर पहुंचा, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वहां 2 लोग और जो है वो मृतक पड़े हुए हैं और इतना ही वो बोल पाया था। इतने में जो है उसने वहां पर ही ऑन द स्पॉट जो है दम तोड़ दिया। ये पूरी वारदात केवल और केवल 4 मिनट की है। पूरी जो फुटेज है कि किस तरीके से वो भारत पेट्रोलियम, हालांकि वो जो सीएनजी पंप है वहां की जो लाइट है वहां की जा चुकी थी, इसलिए वो तस्वीरें जो है, जो बीच की तस्वीरें, जो पूरी वारदात की तस्वीरें हैं वो तो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। लेकिन उस समय जब वो व्यक्ति जो मृतक था वो जब पड़ोस वाले भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में गया तो वहां पर किस तरीके से पहुंचा, किस तरीके से वहां पर उसने दम तोड़ा, वो सभी तस्वीरें जो है हमारे पास है। और तस्वीरों में साफ तौर पर जो है ये देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है
किस तरीके से वहां पर आया, उसने किस तरीके से जो है बताया, उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस आती है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप पे लोग मौजूद थे उनको उसकी बात समझ में नहीं आई। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने देखा कि ये सीएनजी पंप का व्यक्ति है, वो वहां पर गई तो वहां देखने के बाद पुलिस हैरान रह गई। और वहां पर पुलिस ने देखा कि 2 और लोग थे, जो पुष्पेंद्र और जो भूपेंद्र, जो कि दोनों साथी थे, कर्मचारी ही थे वहां के, एक मैनेजर था और एक कर्मचारी था, वो भी वहां पर जो है मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर जो ये गुरुग्राम पुलिस है उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट पूरी घटना है, 4 मिनट के अंदर जो है इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। विवेक, शिवानी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, साइबर सिटी गुरुग्राम अपने आप में पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और दूसरे दृष्टिकोण से भी, और दिल्ली एनसीआर के भी इलाके में ये आता है। ऐसे में अगर इस तरह की वारदातें लगातार गुरुग्राम में हो रही हैं, साइबर सिटी में हो रही हैं, तो क्या ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है, एक करारा तमाचा नहीं है? ऐसा इसको ऐसा ना माना जाए कि बदमाश जो लगातार अपने हौसले बुलंद करते हुए पुलिस को ही अब आईना दिखा रहे हैं या फिर? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं, तकरीबन 10 दिन के अंदर चोरों का आतंक तो बढ़ ही रहा है, साथ में इस तरीके के बदमाशों का जो आतंक है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गुरुग्राम पुलिस थोड़ी लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। अब तक पुलिस ने वो 3 दिन पहले जिन पूर्व पार्षद, हालांकि उस समय का पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, बावजूद इसके उन बदमाशों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। फिर उसके बाद तुरंत बाद जो है सरपंच, बाबूपुर के सरपंच के ऊपर एक हमला होता है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने था, उसमें भी ये पता लगाया जा सकता था कि किसने हमला किया है, लेकिन उसमें भी गुरुग्राम पुलिस जो है निहत्थे साबित हुई। और अब जब इतनी यहाँ पे इतनी उलझती हुई ट्रिपल मर्डर केस की ये कहानी, ये जो पूरी वारदात जो है सामने आई है, तो ये तो गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है साबित हुई है। और इसी वजह से जिस समय ये घटना हुई, तकरीबन उसके बाद जिस पुलिस को जब इस चीज की सूचना 3 बजे के करीब पहुंची, तो उसके बाद पूरा गुरुग्राम का पुलिस प्रशासन, सारे आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद रही। कोशिश की गई कि किसी तरीके से ऐसी जांच की जाए, जल्द से जल्द जो है उन बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन सबसे अहम बात यही है विवेक कि अगर पुलिस की गश्त उस समय में ठीक रहती, बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस जो है लापरवाही करती है। अगर बताऊं गुरुग्राम की स्थिति विवेक, तो होता कुछ इस तरीके से है, पुलिस की गश्त पे ड्यूटी लगाई जाती है, हर बैरिकेड्स पर लगाई जाती है। रात के समय की अगर स्थिति देखा जाए तो बार बार बैरिकेड्स जो है गुरुग्राम में है, लेकिन उन बैरिकेड्स के ऊपर अगर पुलिस देखी जाए तो वो वहां पर मौजूद नहीं होती है। वो गाड़ी लगाकर वहां पर सो रहे होते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला आला अधिकारी नहीं होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ठीक है शिवानी, जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया शिवानी। तो गुरुग्राम में जो ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया, इसमें पुलिस के हाथ फिलहाल अभी भी खाली हैं। बढ़ते हैं आगे, गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला सोहना पलवल रोड के पास के सिलानी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अफरा तफरी के चलते ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ट्रक है भाई। पलवल की हथीन एवीटी स्टाफ पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, गोकशी, जानलेवा हमला समेत 30 संगीन मामले दर्ज हैं। मामले की पूरी जानकारी देते हुए एवीटी स्टाफ के प्रभारी सत्यवान ने बताया कि 27 फरवरी को उनकी टीम हथीन के खाइका मोड़ पर गश्त के दौरान मौजूद थी। उसी दौरान उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि बदमाश हथियार के साथ गांव सिगार मोड़ पर खड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कल 27/2/2000 को हेड कांस्टेबल साजिद को वो सूचना मिली थी कि गांव खाइका के पास 5 राज्यों का वांछित अपराधी व इनामी अपराधी खाइका गांव के पास खड़ा है, जिस पर इसने उसको काबू करने के दौरान इससे एक पिस्तौल देसी 315 बोर लोडेड मिला है, जो 5 राज्य हैं, हरियाणा,
राजस्थान, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की लगभग 30 वार्ताएं। खबर पलवल से है, जहां 35 वर्षीय पुलिसकर्मी पैर फिसलने से फर्श पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तो बता दें कि पुलिसकर्मी पैर फिसलने की वजह से घायल हुआ था और घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। पुलिस का मुलाजिम था जिसका नाम देवेंद्र है और इसकी उम्र करीब 35-36 साल थी, जो कि होटल में नायब कोर्ट के पद पर नियुक्त था। और कल रात को ये अपने ड्यूटी पर जाने लग रहा था और किसी अपने साथी को बुलाने के लिए पुलिस लाइन में उसके पास जा रहा था, तो पैर फिसलने की वजह से। खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम अधिकारियों ने पूजा कंसोलेशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और सफाई कर्मचारियों को अधिक कर्मचारी दिखाया और 2% से 15% वजन दिखाकर 22 लाख का घोटाला कर दिया। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस किसी भी कर्मचारी और कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ कंपनी के ठेकेदार पर है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। कंसोलेशन का कंपनी का जो मालिक है राजकुमार हुड्डा, इसने घपला ये कर रखा है कि जो भी इसने सफाई के ठेके लिए हैं या ये जेबीएम कंपनी के अंडर में सबलेट करके ठेका लेकर काम करने लग रहा है। नगर निगम पानीपत, नगर निगम सोनीपत, म्युनिसिपल कमेटी समालखा, म्युनिसिपल कमेटी गनौर के अंदर में भी और पूरे हरियाणा के अंदर जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निगमों के अंदर, इसमें इसने क्या कर रखा है घपला कि जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं ड्यूटी पे, वो इसने पूरे नहीं लगाता। ये सिर्फ 30-35% ही कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगाता है। बाकी जो है 60-70% की जो सैलरी है हर महीने वो करोड़ों रुपए की बनती है, वो अधिकारियों से मिलके, बीजेपी के लीडरों से मिलके सांठ-गांठ करके उसको ये लोग हड़प जाते हैं। फरीदाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ और विधायक नीरज शर्मा ने माल्यार्पण कर आजाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक दलों और संगठनों ने शिरकत की। यह शोभा यात्रा पर्वतीय कॉलोनी जलघर से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह इसका स्वागत किया और समापन समारोह के दौरान शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर विधायिका सीमा त्रिखा ने कहा कि आजाद जैसे बलिदानियों की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और मैं जिस कार्यक्रम में खड़ी हूँ ये हमारे शहर के गोरक्षा दल के द्वारा मनाया जा रहा है। और आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जिसमें हमारे आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी, उन लोगों ने इसकी जिम्मेवारी हमारे किसान मोर्चा को दी है और विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि अचानक से, जिसे मैं बोलूँगी क्यों ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया मैंने किसी भी सरकार में शहीदों के प्रति सम्मान सभी का है, लेकिन उनकी जयंती या बलिदान दिवस को सार्वजनिक रूप से मनाने का कभी कार्यक्रम होते हुए कम देखा या ना देखा। हमारे साथ हैं आदरणीय गंगासागर मिश्र जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं आज़ाद की मूंछों के बारे में, आज़ाद के जो यज्ञोपीत है जिन्हें उसके बारे में, कि वो क्या हमें प्रेरणा देते हैं। बाबू जी, हर खबर पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है, तो हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं इनसे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन में जो उन्होंने रहा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, जो भरा नहीं है भावों से
बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसी भावना को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने केवल अपना ही बलिदान नहीं दिया, उस समय के पीढ़ी के सभी युवकों को प्रेरणा स्रोत रहे। और निश्चित ही आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समाज के प्रत्येक वर्ग का। और ये जो आयोजन ब्राह्मण समाज और गौरक्षक दल ने किया है, मैं विशेष रूप से उनका आभारी हूं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चंद्रशेखर के बारे में, जीवन के बारे में प्रेरणा देने के काम जो किए हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के समय में चंद्रशेखर आजाद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी से पहले थे। प्रत्येक युवक में वो ललक रहे अपने देश के लिए कि कोई भी अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, युवा आगे आकर के ऐसी शक्तियों को परास्त करेगा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। निश्चित ही चंद्रशेखर आजाद की जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षण आज हम सबको प्रेरणा देता है। और उनका ललाट चेहरा, मूंछों पर देता हुआ ताव, घड़ी के समय की समयबद्धता और जनेऊ जो प्रतिबद्ध करता था कि हम धर्म के आधार पर संस्कार को लेकर के देश को आगे बढ़ेंगे, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।